गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पी ब्लॉक का जो अपना लास्ट ग्रुप था और शायद ये लास्ट वीडियो है, इसके अंदर अपन उत्कृष्ट गैसें, शून्य समूह, विरल गैसें, इनर्ट गैसें, नोबल गैसें, ये इनके नाम हैं। अगर अपन 18 वर्ग नाम तो कर लेते हैं, लेकिन बाय द वे अपने को कोई ऐसे पूछ लेता है कोई दो इनर्ट गैसों के नाम बताओ, तो हमारी सांसें फूल जाती हैं। ठीक है, तो ये सब इनके नाम इतने सारे हैं, वो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर नोट किया है। और आप सब जानते हो कि 18 वर्ग के 6 तत्व होते हैं। शायद मेंडलीव नहीं जानता, अच्छा बाद में जाना, नहीं जाना, खोज नहीं की मेंडलीव ने कुल मिला के। तो ये 6 तत्व होते हैं और आप जानते हो सब ये नॉन बॉन्डेड अणु हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। इनकी अगर उपलब्धता की बात, इनका नाम और इनका एटॉमिक नंबर आप जानते हो, इनकी जो शॉर्ट ट्रिक थी सब जानते हो, इसके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा फोर्स कर रहे। बात करते हैं एक्वरेंस उपलब्धता की, तो उत्कृष्ट गैसें वायु में कुल मिला के सारी की सारी 1% ही पाई जाती हैं। बाकी आपको पता है ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें ऑर्गन की मात्रा सर्वाधिक होती है। इन सब में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, जीनोन, रेडोन, कौन कौन? जीनोन और रेडोन बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दुर्लभ, बहुत अल्प मात्रा में। रेडोन, कौन रेडोन? ये वाला रेडोन, आरएन। रेडोन किससे प्राप्त किया जाता है? रेडियम के विघटन से। जैसे ये लिख रखा है यहाँ पे रेडियम, आर ए, रेडियम आप जानते हो सेकंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, जिसका 88, यानी कि एक्टेनियम से पहले, इसके बाद कौन आता है? एक्टेनियम। एक्टेनियम के बाद ये आता है, ठीक है, और फ्रांसियम इसके बाद, इससे पहले आता है। तो ये 88 है, इसका 226 इसका एटॉमिक वेट है। इसकी कराते हैं तोड़ा ताड़ी, यानी कि इसके ऊपर कोई एनर्जी रिलीज करेंगे, किरणें डालेंगे, तो ये क्या करेगा? अल्फा कण उत्सर्जित करेगा। इस हीलियम को क्या बोला जाता है? अल्फा कण ही बोला जाता है एक तरह से। यानी कि ये अल्फा हीलियम होता क्या है? 2 ऊपर 4, यानी कि 2 तो इसका एटॉमिक नंबर कम हो रहा है और 4 इसका परमाणु क्रमांक कम, परमाणु भार कम हो रहा है। तो अब देखो 226 की बजाय तो 222 आ गया, और 88 की बजाय 86 आ गया। और ये अपना क्या है? रेड डॉन भाई साहब। तो किससे प्राप्त किया गया? बेरियम पे किरणें डालें तब अल्फा कण उत्सर्जन हुआ, और इस प्रकार से रेडोन बनाया जाता है। ठीक है, ये तो कुछ। और अब बात करते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने आता है कि 18 वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं इनको, औरों को नहीं कहते? क्या इनमें ऐसी उत्कृष्टता है, क्या इनमें ऐसी खास बात है? वो खास बात यह है कि जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं, उनका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 और NP6 होता है, जो कि पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास माना जाता है। हम इस बात को जानते हैं। ये तत्व अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि ये अपने आप में सक्षम है, अपने आप में स्टेबिलिटी है, स्थायी है, यानी कि अन्य से क्रिया नहीं करते हैं। ये इनको कुछ बनाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधी बात ये है। ठीक है, तो ये तत्व अपना अन्य तत्वों के साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में रिएक्शन करें, लेकिन उसमें भी दो तो कंडीशन है, हीलियम और नियोन, ये दो तो कितनी भी विशेष कंडीशन आ जाए ये तो रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन कुछ एक तत्वों का ऑप्शन है, और वो कैसे क्या है वो आपको बताएंगे। ठीक है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको एक बात तो मेन तो कौन सी बातें लिखनी है? एक बात तो आपको ये लिखनी है कि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है, इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करते, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं इनके सामान्य गुणधर्मों की बात करूंगा, तो मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको अध्याय 3 11th क्लास में बताया हुआ है। अवर्सानिक गैस में बहुत छोटी छोटी बातें, यहाँ तो मतलब कि सेंस ही नहीं है। जैसे आपको पता है, अगर उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आ गया, जबकि हीलियम का ओनली 1s2 होता है। ठीक है, बाकी सबका NS2 NP6 होता है। परमाणु आकार की बात करूंगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, इसमें कोई शंका नहीं है। आयनन एंथैल्पी की बात करूंगा तो इस वर्ग के तत्वों का स्थायी विन्यास होने के कारण
अन्य की तुलना में आयनन एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा इन्हीं की आवर्त आयनन एंथैल्पी होती है। लेकिन ये भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, यानी कि अप टू डाउन जाने पर आपको पता है आईपी कम क्यों होती है, क्योंकि आकार बढ़ता है तो रीजन आपको पता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ये भी जानते हो आप, लेकिन आज तक आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता स्थायी विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अपन वैसे साधारण बात करते हैं ना, तो एक चीज अपने सामने आती है कि अपन जब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रही, जबकि ये सबसे लास्ट है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेप कंप्लीट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले गए नहीं भाई। जब नियोन में जितने ऑप्शन हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली जो शक्ति है वो नहीं होती। अब बात करें भौतिक गुणधर्म की, तो सभी उत्कृष्ट गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, यानी कि देखो इनमें ना कोई कलर होता, पिंक रेड ब्लू कुछ नहीं होता, ना गंधहीन स्वादहीन, ना इनमें कोई टेस्ट आता, ना इनका कोई मतलब कि स्मेल आती है। ये सभी गैसें एक परमाणु होती, ये बात भी अपन 10th क्लास से ही जानते हैं। एक परमाणु गैस होती है और गैसें द्विपरमाणु है, जैसे कि हाइड्रोजन H2, O2, N2, Cl2, Br2, F2, यानी कि और I2 और चीजें जो हैं वो द्विपरमाणु हैं। लेकिन ये गैसें जैसे नियोन Ne बोलते हैं, हीलियम He बोलते हैं, तो ये एक परमाणु में गैस, ये जल में अल्प विलेय होती हैं। अब क्वेश्चन फिर एक सामने आता है, आप देखो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डाल देता हूँ, उत्कृष्ट गैसों के गलनांक व क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं। भाई चलो, इनकी ये इतनी क्वालिटी होने के बाद भी उनके क्वथनांक को गलनांक कब क्यों होते हैं। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती हैं, ये बात अपन जानते हैं, यानी कि ये झुंड में नहीं होती, ग्रुप में इनका पैकिंग वो नहीं होता, जो आपस में रासायनिक बंध नहीं बनाती। और अपन जानते हैं, जैसे आपने एक बार याद करो, आपने सहसंयोजक बंध और वांडरवाल बॉन्ड पढ़े थे, याद है, कोवलेंट बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड। वहां पे अंतर यही था कि सहसंयोजक बंध दो परमाणु के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझा से स्थापित होता है, जबकि जो वांडरवाल होता है वो दो ऐसे ही अबंधित अणुओं के एक छोटे नॉर्मल अट्रैक्शन से बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, बोलना क्या चाहता है कि जो आपस में रासायनिक बंध नहीं बनाती, यह केवल वांडरवाल बलों से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, अगेन 10th वाली बात, ये केवल वांडरवाल बल से जुड़ती है। वांडरवाल आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण, यानी कि गलनांक का उतना कम हो गए, यानी क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड दुर्बल है तो इजीली टूट जाएंगे और इनका इजीली काम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक गुणधर्म। सामान्य उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है, ये तो बात जानते ही जानते हैं, क्योंकि इनको तभी तो अक्रिय बोला जाता है। क्या नाम दिया गया इनको, अक्रिय गैसें, तो सबसे कम क्रियाशील होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके जो मतलब जो जिनका आकार ज्यादा होता है, आईपी कम होती है, वो कुछ विशेष परिस्थितियों में, इट मीन्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, मैंने कहा था ना ऑक्सीजन और फ्लोरीन किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो ये कुछ एक तत्वों के साथ ऑक्सीजन मतलब कि जीनोन वगैरह के साथ कुछ एक कंपाउंड बनाते हैं। उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोष का विन्यास पूरी स्थायी विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता कम होती है, इसका कारण दो, तो ये दो कारण आप ध्यान रखें। ध्यान है पर सही टाइम पे सही तरीके से लिखना कैसे, इस बात का थोड़ा सा आप ज्ञान लगाएं। फिर बात करते हैं अपन कि हीलियम और नियोन, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको हिंट भी दिया था कि हीलियम और नियोन तो अपनी लाइफ में कभी भी कोई अभिक्रिया नहीं करेंगे, ना कोई कंपाउंड बनाएंगे। रीजन क्या है, हीलियम और नियोन में रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये यौगिक नहीं बनाती, क्योंकि इनमें अष्टक का प्रसार नहीं होता। जैसे कि आपको पता है हीलियम या नियोन दोनों में डी नहीं होता। वैज्ञानिक नील बर्टलेट ने 1962 में ऑक्सीजन व जीनोन के आईपी के मान ज्ञात किए। आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी। उसने इन दोनों के आयनन एंथैल्पी के मान ज्ञात करने के बाद किस किस का,
ऑक्सीजन 8 पे और जीनोन 54 पे, ऑक्सीजन सेकंड में वो उस, तो कितना फर्क परमाणु आकार में, उनकी स्थिति में, इतना फर्क होने के बाद भी उसने एक चीज पाई कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम है। क्या है? देखो, जो क्रमश से 1175 किलो जूल प्रति मोल और 1170 किलो जूल प्रति मोल है, अब ज्यादा अंतर नहीं है। तो उसने सोचा कि अगर अपन ऑक्सीजन के भाइतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो जीनोन के भाइतम कोश से क्यों नहीं निकाल सकते। उसके दिमाग में, वैज्ञानिकों का पागल दिमाग होता है, उस पागल दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ऑक्सीजन के इतनी एनर्जी देने के बाद, ऑक्सीजन को इतनी एनर्जी देने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है तो हम जीनोन को भी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या निकाला? जी हाँ, निकाला। तो उसने क्या किया? नील बर्टलेट ने नील बर्टलेट ने ऑक्सीजन के PtF6 के मध्य क्रिया कराई, जिससे लाल रंग का यौगिक O2 प्लस PtF6 माइनस प्राप्त हुआ। यानी कि इसने क्या कराई? ऑक्सीजन की एक रिएक्शन करा दी इससे, प्लेटिनम के हेक्साफ्लोराइड से, और ऑक्सीजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, प्लस आ गया, और ये PtF6 माइनस बन गया। तो इसने देखा कि यहाँ कोई लाल रंग का यौगिक बना, वो प्रेरित हो गया कि भाई साहब यहाँ तो पॉसिबिलिटी है। इससे प्रेरित होकर उन्होंने ऐसे ही सेम प्रैक्टिकल जीनोन पे किया। भाई ऑक्सीजन और जीनोन की जब आईपी लगभग सेम है, ठीक है, ऑक्सीजन और जीनोन की आईपी लगभग सेम है, तो इसने क्या सोचा कि अगर ऑक्सीजन ऐसा कारनामा कर सकता है तो शायद जीनोन क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर उसने ऐसा ही वो क्या करा, जीनोन के साथ रिएक्शन करा दिया। किसकी? उसी PtF6 की। उसने क्या करा दी? जीनोन के साथ रिएक्शन कराई और एक लाल रंग का प्रथम उत्कृष्ट यौगिक प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, कोई ये डीपली क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान रखना कि प्रथम उत्कृष्ट यौगिक है ये। क्या है ये? प्रथम उत्कृष्ट यौगिक है। कौन सा वाला? ये जीनोन प्लस PtF6 माइनस। ठीक है, इससे प्रेरित हो गया। फिर उसने जीनोन के फ्लोराइड मिक्स में ऑक्साइड बनाने की ठान ली और फिर काफी यौगिक बन गए। औरों जितने नहीं है लेकिन यौगिक बनी गए। तो देखो जीनोन के फ्लोराइड का विरचन कैसे हुआ। जीनोन लिया और फ्लोराइड लिया निक्कल पात्र में। निक्कल एक अच्छा उत्प्रेरक होता है। तो जीनोन को डायरेक्ट निक्कल पात्र में गर्म किया तो इसने क्या बना दिया भाई साहब, आपके सामने है। जीनोन प्लस F2 निक्कल पात्र और 673 केल्विन। इसने जीनोन XeF2 बना डाला। क्या बना दिया? XeF2। देन उसके बाद जीनोन के दो फ्लोरीन के अणु लिए तो XeF4 बना दिया। ऐसे ही जीनोन के 3 फ्लोरीन लिए। यह अनुपात है कि इसमें इसने क्या करता गया है, इसने फ्लोरीन की मात्रा को बढ़ाता गया है। तो फिर इसने 3 लिए तो XeF6 बन गया, है ना। तो ये जीनोन के उसने फ्लोराइड बनाए। फिर क्या करा कि इस जीनोन के फ्लोराइड की उसने रिएक्शन करा दी जल से। क्या किससे रिएक्शन कराता गया? जल से। तो रासायनिक अभिक्रिया में इसने क्या करेगा, ये जल अपघटन कराएगा। क्या कराएगा? जल अपघटन कराएगा जीनोन के फ्लोराइड्स का। जैसे XeF2 का जल अपघटन कराया तो आपको पता है यहाँ पे जो आपके ये हाइड्रोजन H+ हैं वो कहाँ जाएंगे? F- के साथ। तो यहाँ पे 4 F लिए हैं अपन तो 4 HF निकल जाएगी सबसे पहले। फिर होगा क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन बचा ओनली तो O2 निकल गया। अब ये ओनली आपका जीनोन ही रह गया। अगर 4 लेते हैं यहाँ पे अपन F तो फिर यहाँ पे देखो इसको बैलेंस करना पड़ा है 3 XeF4, यानी कि ये यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन कितने हो गए? 12 हो गए। तो अपन क्या करेंगे, 6 जल के अणु ले लिए ताकि अपने को 12 हाइड्रोजन भी मिल जाए, ताकि 12 फ्लोरीन के साथ सुविधा पूर्वक निकल जाए, कपल बन जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या निकल गए? 12 HF निकल गए। जीनोन सिंगल भी मिल गया और जीनोन ट्राईऑक्साइड भी मिल गया। तो फिर वहां से जीनोन ऑक्साइड के नए कंपाउंडों की खुशबू आने लगी। ठीक है, इसी प्रकार XeF6। अब देखो इसको 3 स्टेप में किया है रिएक्शन, थोड़ी बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। ये जीनोन का एक स्टेप की रिएक्शन है।
ठीक है, कि यहाँ अगर अपन ऐसा कराएंगे तो 2 HF निकल गए और जीनोन, ऑक्सीजन और FO, F4। ये आपको पता है वर्ग पिरामिड, वर्ग पिरामिड याद है, वर्ग पिरामिड कंपाउंड बनाता है sp3d2 संकरण में। फिर देन उसके बाद एक सेकेंड अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है कि अपन क्या कर दें, फिर एक जल के अणु के साथ रिएक्शन करा दें, तो फिर और 2 HF निकलेंगे और XeO2F2 बना देंगे। फिर अगर और अपन एक जल के अणु के साथ रिएक्शन करा देते हैं, यानी कि एक रिएक्शन फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे फिर 2 HF निकलेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो गया, जीनोन जो है क्या हो गया यहाँ पे, जीनोन का जो हेक्साफ्लोराइड है उसको 3 जल के अणुओं में स्टेप टू स्टेप, मैं चाहता तो एक साथ भी लिख देता, बट स्टेप टू स्टेप इसका अपन ने क्या कराया है, इसका जल अपघटन कराया है। तो अपने पास जीनोन ट्राइऑक्साइड बनता है, दिस लाइक एज अमोनिया, अमोनिया की तरह, अमोनिया की तरह संकरण होता है, अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जीनोन फ्लोराइडों की अन्य फ्लोरिडी यौगिकों से अभिक्रिया, यानी कि जो जीनोन फ्लोराइड तो है ही है, लेकिन अन्य कोई फ्लोराइड युक्त यौगिक जैसे सोडियम फ्लोराइड है ना, फास्फोरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, ये कुछ यौगिक हैं जिनकी अन्य यौगिकों से क्या अभिक्रिया होगी, क्या बना सकते हैं। अब देखो बात भाई साहब वही है कि जीनोन फ्लोराइड आयन ग्राही से रिएक्शन कर धनायन स्पीशीज तथा फ्लोराइड आयन जो है दाता है, दाता से रिएक्शन करके फ्लोरो आयन बना लेता है। अब अपन इस बात को भली भांति से जान चुके हैं कि XeF जो 6 है सोडियम फ्लोराइड है। अब सोडियम फ्लोराइड में सोडियम तो प्लस है और F माइनस है, तो ये यहाँ पे 7 बना लेगा, है ना, 7 चला गया, लेकिन इसके ऊपर क्या चला गया, प्लस चार्ज, सोडियम के ऊपर क्या चला गया, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज, है ना। तो ये ऐसे यौगिक बना लेंगे। ऐसे XeF2 है, P F5 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक आपका F माइनस इसके साथ आ गया और एक F प्लस इसके साथ चला गया, तो ये कुछ एक आयनिक यौगिक फॉर्म बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आयनिक फॉर्म यौगिक बना लेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रख ले थोड़ा सा एक बार। अब यहाँ पे जीनोन के डाइफ्लोराइड, अब देखो मेरे ख्याल से ये सब समझाना आपको व्यर्थ होगा, क्यों, क्योंकि ये बात आप जानते हो अच्छे से कि जीनोन का जो डाइफ्लोराइड है उसका संकरण अगर आपने निकाला तो आपके सामने ये आ गया कि जीनोन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। कितने कंपाउंड बना रहा है, 2 कंपाउंड बना रहा है। लोन पेयर कितने हैं, 3 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो संकरण क्या होगा, sp3d होगा। संकरण क्या होगा, sp3d होगा। अब इसको अरेंज उसी तरह से करना है जिसका संकरण sp3d हो जाता है, दिस लाइक एज PCl5। PCl5 में 3 Cl यहाँ पे होते हैं और 2 Cl ऊपर नीचे होते हैं, तो हमने इसको इस प्रकार के इंटरफेस में डाला। तो समझ में आता है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो देखो आप कैसी आती है, रेखीय आती है। क्यों आती है रेखीय, क्योंकि जीनोन और ये दोनों फ्लोरीन, तो इसकी संरचना को क्या बोलेंगे, रेखीय संरचना बोलेंगे। अच्छा, मैंने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया था अभी टेस्ट में, लास्ट टेस्ट में, कि समसंरचना वाली स्पीसीज हैं ICl2 माइनस, IF2 माइनस, IBr2 माइनस और I3 माइनस। देखो इसी प्रकार कैटेगरी के या तो कोई इन 4 में से भी पूछ ले कि स्थिति तो इस XeF2 जैसी है, या पूछ ले डिसलाइक एज स्पीसीज, तो अब आप नोट कर सकते हो कि इनके भी भाइतम को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड में आप समझ गए कि भाइतम को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। तो ऐसी स्थिति में sp3d2 संकरण हो गया। अगर sp3d2 संकरण होता है तो ज्यामिति यहाँ पे अष्टफल की होनी चाहिए थी, बट 2 लोन पेयर के कारण ज्यामिति यहाँ पे ओनली फॉर वर्ग समतलीय रह गई, यानी कि इसका जो पिरामिड था एक तरह से जो वो खत्म हो गया। संरचना, समसंरचना मतलब आइसो स्पीसीज, ICl4 माइनस, IF4 माइनस और IBr4 माइनस, IClF4 माइनस, यानी कि अब इनके भी साथ वही है, बाएं कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, वही स्थिति, वही संकरण, वही ज्यामिति।
जीनोन हेक्साफ्लोराइड, ये भी अच्छा है। जीनोन हेक्साफ्लोराइड, मैंने कहा था आपके पास sp3d3, कौन सा संकरण, sp3d3, दो ही एग्जाम्पल सामने आएंगे, ज्यादातर दो एग्जाम्पल सामने आएंगे, और वो कौन से हैं, XeF6 और एक IF7। बाकी कुछ आयनिक कंडीशन में भी हैं, जैसे कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में IF6 माइनस, ClF6 माइनस, BrF6 माइनस, ये भी sp3d संकरण के, sp3d3 संकरण के हकदार हैं। ऐसी इनकी ज्योमेट्री। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अष्टफलक के हिसाब से यहाँ पे अष्टफलक तो बन गया, लेकिन एक लॉन पेयर रह गया। अब ये लॉन पेयर अष्टफलक का सत्यानाश कर देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विकृत अष्टफलक के डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद अपन जीनोन ट्राई ऑक्साइड, जीनोन के ऑक्साइडों की बात करते हैं। तो देखो मैंने कहा था आपको XeO3, मैंने जहां आपको पढ़ाया था वहां पर भी बता दिया था कि दिस लाइक एज अमोनिया, अमोनिया की तरह ही है, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, संरचना भी वही होगी, पिरामिड शेप होगी। समसंरचना स्पीशीज में IO3 माइनस, BrO3 माइनस, ClO3 माइनस, SO3 2 माइनस, ये सब अमोनिया जैसी संरचना प्रदर्शित कर रहे हैं। देन उसके बाद स्पेशल केस, ये भी मैंने टेस्ट में दे चुका हूँ आपको, याद कर लो आप इस बात को, जरा याद करो कुर्बानी। देखो ये भी आपको आपके टेस्ट में आई है कि संकरण sp3d2 है, वर्गाकार पिरामिड है, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है ना। तो आप समझ गए इस बात को। तो ये कुछ इनके ऑक्साइडों के कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज थी आपके सामने। मैंने कहा था आज चैप्टर खत्म करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब स्थिति और कंडीशन आप भली भांति से जान रहे हो, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो। मैं वो नहीं कह रहा आपको लाइक कमेंट वाली बातें, तो नहीं कह रहा मैं, बट आप इस चीज को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लीज जहाँ से इंफॉर्मेशन मिले सूचना लेने की कोशिश करो, माइंड को डाइवर्ट मत करो, स्थिर रखो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब लास्ट बात आती है इनके उपयोग की। इनके तो उपयोग से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, सबसे पहले अपन हीलियम के उपयोगों की बात कर लेंगे। हीलियम हल्की होने के कारण गुब्बारों व हवाई जहाजों के टायरों में भरी जाती है। क्या करी जाती है, गुब्बारों व हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। गुब्बारे होते हैं ना वो जो उड़ते हैं ऐसे टैंकर से, उनमें हीलियम होती है, और या हवाई जहाज के टायरों में बहुत हल्की होती है ना, इसलिए उड़ने में सहायक। इसका उपयोग निम्न ताप थर्मामीटर में भी किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम श्वास दम्मा रोगी में भी किया जाता है। अब सोचो कृत्रिम श्वास में और दम्मा रोगी इसका उपयोग क्यों, क्योंकि जिनको श्वास में तकलीफ होती है ना, यानी कि उनकी श्वास नली अवरुद्ध सी हो गई है, इसलिए उनको क्या करेंगे, हीलियम गैस देंगे। अब आप सोच रहे हो सर ऑक्सीजन के हीलियम, नहीं नहीं, ऑक्सीजन तो देनी ही देनी है उनको, लेकिन साथ में हीलियम दी जाती है। क्या, ऑक्सीजन के साथ हीलियम दी जाती है। हीलियम का ये काम हुआ कि हीलियम तो गैस है, अब वो क्या करेगी, हल्की होने के कारण अपनी जो धमनियां हैं उनमें इजीली फ्लो करेगी, घूमेगी, इसलिए जो अपनी धमनियां पिचक रही हैं वो फूल जाएंगी। वो फूल जाएंगी तो अपनी प्राण वायु ऑक्सीजन आगे पीछे सप्लाई करेगी। और हीलियम से हमको नुकसान क्यों नहीं हुआ, कौन बच्चा बताएगा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि भाई साहब हीलियम तो किसी से क्रिया ही नहीं करती, हमारी बॉडी में आई और गई, विजिटर की तरह घूमी और एब्जॉर्ब करी, चली गई। तो हीलियम तो हमको नुकसान तो कर ही नहीं सकती, हमारा क्या उखाड़ लेगी हीलियम, है ना। इतनी भी नहीं खाने की अपन गुब्बारे की तरह उड़ने ही लग जाएं, है ना, थोड़ी मात्रा में। और सबसे बड़ी क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ से फिर बनेगा, गोताखोर के सिलेंडर में, गोताखोर का मतलब होता है जो समुद्र में डिप करते हैं नीचे पानी के अंदर, किसी को बचाने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे डिप करते हैं, उनके पीछे देखा करो आप फिल्मों में, एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का पीछे। उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन तो होती है, वो सबको पता है भाई, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस ऑक्सीजन में हीलियम मिली होती है। अब ऐसा क्या रीजन हुआ कि उस ऑक्सीजन में हीलियम को मिलाना पड़ा? जैसे मान लो ये समुद्र का लेवल है, ये यहाँ पे पानी वानी भरा है। अब मान लो कोई गोताखोर आया, कौन आया, कोई गोताखोर आया, पीछे सिलेंडर टांग के ये श्वास की पाइप दे ली। अब ये धीरे धीरे इस पानी में जा रहा है अंदर। अब मुझे जरा बताओ कि ये बंदा धीरे धीरे पानी के नीचे नीचे जा रहा है,
तो इसके ऊपर पानी आ रहा है, मतलब पानी का इतना मोटा भार इसके ऊपर आएगा, तो ये जितना नीचे जाएगा तो इसके शरीर के ऊपर पानी का प्रेशर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो इसकी जो वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, वो पिचकने लगेंगी, दाब सहन करेंगी, दाब बढ़ जाएगा ना, तो रक्त वाहिनियां क्या होंगी, पिचकेंगी। अगर रक्त वाहिनियों में दबाव आ गया तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है, प्रवाह, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब शरीर शीतल हो जाएगा, मतलब शरीर थोड़ा कम क्रिया करेगा। तो इसको फड़फड़ाने की, मतलब तैरने की शक्ति इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम को भर लेते हैं। अब हीलियम ऑक्सीजन के साथ सप्लाई होगी तो रिएक्शन तो करने से रही। मैंने अभी कहा ना, हीलियम अपना कुछ नहीं उखाड़ सकती, इसलिए तो हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी चीज से हीलियम रिएक्शन नहीं करेगी और हीलियम का हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये हल्के होने के कारण, ये मतलब जैसे कोई जो गैस हल्की होती है वो तो पानी में भी तैरती है, उसके पास तो वो बल शक्ति काम करती है। तो हल्की होने के कारण क्या करेगी, ये रक्त वाहिनियों को दाब का जो महसूस फील हो रहा है, दाब फील होगा, लेकिन रक्त वाहिनियों को पिचकने नहीं देगी। पिचकने नहीं देगी तो हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छे से चलेगी, अच्छे से चलेगी तो बॉडी में जान आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है। इसलिए गोताखोर अपने सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको शॉर्टकट में लिखें। यहाँ पे मैंने ये सारी बातें लिख दी है कि गोताखोर के सिलेंडर में, अब सबसे पहली बात तो गोताखोर कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम का O2 की तुलना में कम घुलनशील है, अतः आंशिक दाब घटने के कारण शरीर रक्तवाहिनियों की क्षति नहीं होती है। यानी कि घुलनशील, घुलनशील का मतलब है पानी में या और किसी में, और हल्के होने के कारण रक्त वाहिनियों का जो आंशिक दाब है वो घटाने के कारण रक्त वाहिनियों की क्षति नहीं पहुंचा देती, दाब को घटा देती है, जो दाब लगा है उसको। अब आती है नियोन के उपयोग की बात। किसके उपयोग की बात कर लेते हैं साथ ही में, नियोन के उपयोग की बात। नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब लैंप, प्रतिदीप बल्बों में, वनस्पति उद्यान में, ग्रीन हाउस व नियमन बल्बों का प्रयोग किया जाता है। नियोन जो गैस होती है ना अपने, इसलिए विसर्जन ट्यूबलाइट लैंप, प्रतिदीप्ति बल्ब जो मतलब चमकीले टाइप के होते हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्गन, इसका उपयोग उच्च धातु कर्मी के अक्रिय वातावरण बनाने में किया जाता है। और रेडॉन, रेडॉन रेडियो एक्टिव होने के कारण रेडियो विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसके कारण रेडॉन के यौगिक नहीं बनाए जाते। ठीक है ना। तो ये अपना इस चैप्टर का वास्ता खत्म हुआ भाई साहब, चैप्टर खत्म हो गया है, खुशी की बात है। अब चैप्टर अपने 3 खत्म हो गए हैं। ठीक है, भगवान ना करें कि कोई हटने वाला चैप्टर इनमें से ही हो, तैयार करूं। बट अगर ये तैयार हैं, देखो हटे ना हटे वो तो एक अलग बात है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, आगे कहीं ना कहीं ये आपके काम आएंगे, यहाँ नहीं तो कॉलेज में आएंगे, क्योंकि कॉलेज में भी यही होते हैं। कॉलेज नहीं करोगे तो आगे कुछ और उच्चतर शिक्षा लोगे, उनमें भी देखो चीज तो ये चीज जो केमिस्ट्री की चीज है वो तो है ही, उस सत्यता को थोड़ी ना छुपा सकते हैं कोरोना के चक्कर से 2-4 चैप्टर को हटाकर।